भारत एक ऐसा देश है जहां गांव की मिट्टी में जन्मे सपने भी आसमान छूने की ख्वाहिश रखते हैं और शहर की भागती जिंदगी में भी दिल एक सुकून भरे संवाद की तलाश में रहता है। चाहे कोई छोटा किसान अपने बेटे के स्कूल में भाषण सुनने जाए या कोई कॉलेज स्टूडेंट बड़े शहर में जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हो, हर किसी के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपनी बात दूसरों तक असरदार ढंग से पहुंचा सके। आज के दौर में सिर्फ ज्ञान काफी नहीं जब तक आप उसे दूसरों तक सही तरीके से पहुंचा नहीं सकते। और यहीं से शुरू होता है डेल कार्नेगी की अमर किताब द क्विक एंड ईजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग का महत्व। यह किताब सिर्फ एक स्पीच देने की तकनीक नहीं सिखाती, बल्कि आपके अंदर छिपे डर, झिझक और संकोच को पहचान कर उसे तोड़ने की राह दिखाती है। डेल कार्नेगी का मानना था कि बोलना केवल शब्दों का खेल नहीं, ये आत्मा से निकलने वाली सच्चाई का जरिया है। इस किताब में वो सारे तरीके हैं जिनसे एक आम इंसान, चाहे वो गांव की गलियों से आया हो या शहर के किसी कोने से, आत्मविश्वास से भरे मंच पर खड़ा हो सकता है और अपनी बात को असरदार तरीके से कह सकता है। किताब में दिए गए उदाहरण, अभ्यास और सरल भाषा इसे हर उम्र, हर वर्ग और हर परिवेश के व्यक्ति के लिए उपयोगी बनाते हैं। अब बात करते हैं इस चैनल की, जो सिर्फ एक ऑडियो बुक चैनल नहीं बल्कि गांव और शहर के बीच की उस खामोश दूरी को आवाज देने की कोशिश है। इस चैनल का मकसद है कि वह हर उस श्रोता तक पहुंचे जो सुनकर सीखना चाहता है। खेत की मेड़ों में चलते वक्त, किसी बस में बैठकर सफर करते हुए या शहर की हलचल में एकांत की तलाश करते हुए, हम चाहते हैं कि आप सुनें, समझें और महसूस करें जैसे कोई अपना आपको अपनी ही भाषा में, अपने ही लहजे में जीवन की वो बातें समझा रहा हो जिनसे बदलाव की शुरुआत होती है। हमारा मानना है कि सीखना किसी किताब के पन्नों तक सीमित नहीं होता, ये तो आवाजों में भी होता है। उन आवाजों में जो भरोसा जगाती हैं, जो आपके भीतर सोए आत्मविश्वास को जगाती हैं। यही वजह है कि हमारा हिंदी ऑडियो बुक चैनल न सिर्फ किताबें पढ़ता है बल्कि उन्हें जीता है, ताकि आप भी उन्हें महसूस कर सकें, अपने जीवन में उतार सकें और धीरे धीरे अपनी आवाज को अपनी ताकत बना सकें। चैप्टर 1, डेवलपिंग कॉरेज एंड कॉन्फिडेंस। हर महान स्पीकर की शुरुआत एक डरे हुए इंसान से होती है। डेल कार्नेगी इस पहले चैप्टर में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो गांव के किसी युवक से लेकर शहर के किसी अधिकारी तक सभी को अंदर तक छू जाती है। हम बोलने से नहीं डरते, हम दूसरों के सामने खुद को कमजोर महसूस करने से डरते हैं। इस डर की जड़ में है शर्म, झिझक और आत्मसंशय। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि इसका इलाज मौजूद है और वह है प्रैक्टिस। इस अध्याय में बताया गया है कि आत्मविश्वास कोई आसमान से नहीं गिरता, यह पैदा होता है बार बार बोलने से, छोटे छोटे मौकों पर खुद को सामने लाने से। लेखक कहते हैं कि जब आप बोलने से कतराते हैं तो आप मौके खोते हैं। चाहे वह स्कूल में बोलने का मंच हो, ऑफिस की टीम मीटिंग हो या किसी सामाजिक समारोह में बोलने का मौका, हर एक अनुभव आपके आत्मविश्वास की सीढ़ी है। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताते हैं। अपने डर को स्वीकार कीजिए, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। शुरुआत छोटे छोटे समूहों से कीजिए। परिवार या दोस्तों के बीच अपनी बात कहने की आदत डालिए। हर बार बोलने के बाद खुद को प्रोत्साहित कीजिए, चाहे कुछ गलती हो भी गई हो। इस चैप्टर का सार यही है, डर से मत भागो, उसका सामना करो। आत्मविश्वास केवल पढ़ने या सोचने से नहीं आता, वह क्रिया से आता है। और जब आप बार बार खड़े होते हैं, बार बार बोलते हैं, तब आपकी हिचक धीरे धीरे खत्म होती है। यही पहला कदम है एक प्रभावशाली वक्ता बनने की ओर। चैप्टर 2, डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स। दूसरे चैप्टर में डेल कार्नेगी हमें एक और गहराई से जोड़ते हैं। सिर्फ साहस काफी नहीं, बोलने का अभ्यास और तरीका भी जरूरी है। यहां वो हमें बताते हैं कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए हमें किन मूलभूत बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह अध्याय हमें तकनीक नहीं बल्कि नेचुरल बनने की सलाह देता है। शुरुआत होती है इस विचार से कि एक प्रभावशाली स्पीकर वही होता है जो जैसा है वैसा ही खुद को प्रस्तुत करता है। बनावटीपन या दिखावा सुनने वाले को तुरंत महसूस हो जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है सच्चाई और सहजता। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में हमें बताते हैं
कि बोलने की शुरुआत कैसे करें। किसी विषय को दिल से चुनिए, ऐसा विषय जिस पर आप यकीन करते हो, जो आपके जीवन से जुड़ा हो। विषय के बारे में अपना निजी अनुभव साझा कीजिए। कहानियां और उदाहरण हमेशा ज्यादा असर छोड़ते हैं। सुनने वालों की भावनाओं से जुड़िए। जब आप भाव से बोलते हैं तब शब्द खुद ब खुद प्रभावशाली बन जाते हैं। इसके अलावा लेखक ये भी बताते हैं कि स्पीच की तैयारी कैसे की जाए। विषय को समझिए, याद मत करिए। कुछ मुख्य बिंदु तय कीजिए जिन्हें आप बोलते समय छूना चाहते हैं। अपनी बात को साफ, सरल और क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि प्रभावशाली बोलना किसी स्क्रिप्ट को याद करने का खेल नहीं है, बल्कि अपने विचारों को आत्मीयता से, सच्चाई से और क्रमबद्ध रूप से पेश करने की कला है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप में पहले से ही वो सब कुछ है जो एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए चाहिए। बस जरूरत है अभ्यास, आत्मविश्वास और अपने दिल की आवाज सुनने की। चैप्टर 3, ए टॉक टू कन्विंस द लिसनर। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी हमें यह सिखाते हैं कि बोलना केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह उस कला का नाम है जिसमें आपकी बात सुनने वाला व्यक्ति न सिर्फ आपकी बात को सुने, बल्कि उस पर भरोसा भी करे और धीरे धीरे उस पर सहमत भी हो जाए। जब कोई वक्ता श्रोताओं को सिर्फ जानकारी देता है तो वे उसे सुन तो लेते हैं, पर जरूरी नहीं कि उसकी बात से सहमत हों या प्रेरित हो जाएं। लेकिन जब कोई वक्ता भावनाओं से बोलता है, दिल से बोलता है और अपनी बात को इस अंदाज में रखता है कि सामने वाला उससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो वहां संवाद सिर्फ संवाद नहीं रहता, वह एक भरोसे का रिश्ता बन जाता है। कार्नेगी बताते हैं कि किसी को कन्विंस करने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है विश्वास की। जब आप खुद अपनी बात में विश्वास रखते हैं, जब आपकी आंखों में सच्चाई दिखती है, जब आपकी आवाज में आत्मविश्वास झलकता है, तब सामने वाला आप पर ध्यान देता है। वह सोचता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें कोई गहराई है, और यही वह क्षण होता है जब एक साधारण सी बात भी प्रभावशाली बन जाती है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप किसी को अपनी बात से सहमत करना चाहते हैं तो आपको उसकी जिंदगी से जुड़ना होगा। श्रोता क्या सोचता है, उसकी जरूरतें क्या हैं, उसके डर क्या हैं, उसकी उम्मीदें क्या हैं, इन सबको समझे बिना आप उसकी सोच को प्रभावित नहीं कर सकते। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि अगर आप केवल आंकड़े या तर्क देते रहेंगे तो हो सकता है लोग आपके ज्ञान की तारीफ करें, लेकिन वे अंदर से हिलेंगे नहीं। इंसान का दिल तब बदलता है जब आप उसे महसूस करवा पाते हैं, जब आप एक सच्ची कहानी सुनाते हैं, जब आप कोई निजी अनुभव साझा करते हैं, जब आपकी आंखों में भावनाएं और शब्दों में आत्मीयता होती है, तब श्रोता आपके साथ जुड़ता है और वहीं से वह आपकी बातों की गहराई को समझता है। कार्नेगी बताते हैं कि सिर्फ बोलना काफी नहीं है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि सामने वाला क्यों ना माने, आपकी बात को कौन सी बात उसे रोक रही है, कौन सी आपत्ति उसे परेशान कर रही है, और फिर आपको उस आपत्ति को समझकर उसका जवाब अपनी स्पीच में पहले से ही शामिल करना चाहिए। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि कन्विंस करने के लिए जरूरी नहीं कि आप जोर जबरदस्ती करें या बहस करें, बल्कि यह एक सहज प्रक्रिया है जहां आप सामने वाले के दिल को छूते हैं, उसे सम्मान देते हैं, उसकी बात को सुनते हैं और फिर धीरे धीरे अपने विचारों से उसे प्रभावित करते हैं। यही एक अच्छे वक्ता की सबसे बड़ी ताकत होती है। वह सिर्फ बोलता नहीं है, वह दूसरों के विचारों में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। चैप्टर 4, ए टॉक टू गेट एक्शन। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी हमें एक और गहरी सीख देते हैं। सिर्फ बोलकर किसी को कन्विंस करना काफी नहीं होता। असली सफलता तब होती है जब आपकी बात सुनने के बाद सामने वाला कोई ठोस कदम उठाए, कुछ करे, कोई निर्णय ले या कोई आदत बदले। यानी अब हम सिर्फ सहमति की बात नहीं कर रहे, हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी स्पीच किसी को प्रेरित करती है, एक्शन में लाती है। और यह काम आसान नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग हजारों बातें सुनते हैं, लेकिन बहुत कम चीजें उन्हें अंदर तक झकझोरती हैं। इसीलिए इस चैप्टर में डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी बात को इस तरह रखा जाए कि लोग उसे केवल सुने नहीं, बल्कि उस पर अमल भी करें। सबसे पहले तो कार्नेगी ये साफ करते हैं कि वक्ता को खुद पता होना चाहिए कि वह क्या चाहता है।
जब आप बोलने खड़े होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप सामने वाले से क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वे कोई चीज खरीदें, कोई निर्णय लें, कोई बदलाव अपनाएं या कोई नई आदत शुरू करें? जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तभी आप उस दिशा में बात कर सकते हैं, नहीं तो आपकी बात इधर उधर भटक जाती है और श्रोता को समझ ही नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद सबसे जरूरी बात यह है कि आप श्रोता को यह महसूस कराएं कि जो आप कह रहे हैं वह उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जब तक श्रोता यह नहीं समझता कि आपकी बात उसके लिए क्यों जरूरी है, तब तक वह उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। कार्नेगी बताते हैं कि आप उसकी जरूरतों को समझिए, उसकी चिंताओं को पहचानिए और फिर अपनी बात को इस तरह से रखिए कि उसे लगे कि हाँ, यह तो मेरी ही समस्या है और यह समाधान मेरे लिए बहुत जरूरी है। कार्नेगी यह भी बताते हैं कि आपकी स्पीच में एक ऊर्जा होनी चाहिए, एक प्रेरणा होनी चाहिए जो श्रोता के भीतर कुछ करने की इच्छा को जगाए। चैप्टर 5 द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी बड़े ही सरल लेकिन गहरे तरीके से समझाते हैं कि एक असरदार वक्ता बनने के लिए सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करना ही काफी नहीं होता, बल्कि जरूरी यह है कि आप सामने बैठे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसे समझें और अपनी बात इस तरह से रखें कि वह सिर्फ सुनी ही न जाए बल्कि महसूस भी की जाए। कार्नेगी कहते हैं कि जब आप किसी भी विषय पर बोलने खड़े होते हैं तो वो एक तरफा प्रक्रिया नहीं होती। आप सिर्फ बोल नहीं रहे होते बल्कि एक संबंध बना रहे होते हैं। उस क्षण आप मंच पर अकेले नहीं होते बल्कि आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा और आपकी सोच सामने बैठे हर श्रोता से जुड़ रही होती है और इसी को वो कम्युनिकेशन की असली कला कहते हैं। इस कला में सबसे पहला नियम है खुद को जाहिर करना। किसी और की नकल करना या किताब से रटा हुआ भाषण देना श्रोताओं को छू नहीं सकता। जब तक वक्ता खुद अपनी बातों पर यकीन न करे तब तक उसकी बातों में असर नहीं आ सकता। इसलिए कार्नेगी कहते हैं कि बोलते समय अपनी बातों को महसूस कीजिए। उन्हें ऐसे कहिए जैसे कि आप अपने दिल की बात अपने करीबी दोस्त को बता रहे हों। कार्नेगी यह भी बताते हैं कि बोलते समय आवाज में उतार चढ़ाव होना चाहिए ताकि श्रोता बोर न हो। आपकी आवाज, आपकी स्पीड, आपके पॉज, ये सब कुछ मिलकर आपकी बात को जिंदा बनाते हैं। एक ही टोन में लगातार बोलने से लोग ऊब जाते हैं, लेकिन अगर आपकी आवाज में भावना हो, जोश हो और सच्चाई हो तो लोग ध्यान से सुनते हैं। वो कहते हैं कि स्पीच को जीवंत बनाना है तो अपनी बातों में कहानी का रूप दीजिए, उदाहरणों का प्रयोग कीजिए और अपने अनुभवों को साझा कीजिए जिससे श्रोता आपसे जुड़ाव महसूस करें। इसके साथ ही आप जो बात कह रहे हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए ताकि कोई भ्रम न रहे। और अंत में वो सलाह देते हैं कि हर बोलने वाले को यह समझना चाहिए कि वह सिर्फ शब्द नहीं दे रहा, वह प्रभाव दे रहा है, एक दिशा दे रहा है। और जब यह सोच के साथ बोला जाता है तो हर शब्द में ताकत आ जाती है। चैप्टर 6 द एक्रिड टच। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी उस खास तत्व की बात करते हैं जो एक साधारण स्पीच को असाधारण बना देता है। वो कहते हैं कि हर अच्छे वक्ता की स्पीच में कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो श्रोताओं को चौंकाए हंसाए सोचने पर मजबूर करे या उन्हें अंदर तक छू जाए। और यही है द एक्रिड टच, यानी वो चुटकी भर असर जो आपकी स्पीच को यादगार बना देती है। कार्नेगी कहते हैं कि कई लोग बहुत ज्ञान से भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनकी बातें दिल तक नहीं पहुंचती क्योंकि उनमें मानवीयता नहीं होती, उनमें गर्मी नहीं होती। एक वक्ता को सिर्फ समझदार नहीं बल्कि भावुक भी होना चाहिए और अपनी स्पीच में हास्य, आत्मीयता और व्यक्तिगत अनुभवों का सम्मिश्रण लाना चाहिए जिससे श्रोता आपको एक इंसान के रूप में देखें, न कि एक रोबोटिक बोलने वाली मशीन के रूप में। वो कहते हैं कि स्पीच में एक्रिड टच जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी स्पीच को एक बातचीत जैसा बनाएं, न कि भाषण जैसा। जब श्रोता यह महसूस करते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हैं, न कि उन पर बोल रहे हैं, तब उनका जुड़ाव गहरा होता है। कार्नेगी यह भी सुझाव देते हैं कि अपनी स्पीच में थोड़े हल्के फुल्के मजाक जोड़िए जो बात को हल्का बनाए लेकिन विषय से भटकाए नहीं। अपने शब्दों में भावनाओं को लाना सीखिए क्योंकि वही भावनाएं हैं जो शब्दों को आत्मा देती हैं। कार्नेगी बार बार यह बात दोहराते हैं
कि श्रोता आपकी जानकारी से ज्यादा आपके भाव से जुड़ते हैं, और अगर आपने वो भाव पैदा कर दिया तो आपकी स्पीच हमेशा याद रखी जाएगी। यही वो एक्रिड टच है जो किसी भी प्रभावशाली स्पीकर की पहचान बनती है। चैप्टर 7 द सीक्रेट ऑफ गुड डिलीवरी। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाली स्पीच डिलीवरी के रहस्यों को गहराई से उजागर करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी भाषण की ताकत सिर्फ उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों में नहीं होती, बल्कि उस संदेश को कैसे प्रस्तुत किया गया वही तय करता है कि श्रोता उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वो बताते हैं कि एक अच्छा वक्ता वही होता है जो न सिर्फ बोलता है बल्कि अपनी बात को पूरे भाव, आत्मा और जीवन के साथ सामने लाता है। कार्नेगी समझाते हैं कि भावनात्मक इन्वॉल्वमेंट यानी स्पीकर का अपने मैसेज में पूरी तरह डूब जाना ही डिलीवरी को असरदार बनाता है। अगर वक्ता खुद अपनी बात को महसूस नहीं कर रहा है तो श्रोता उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। डेल कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि डिलीवरी मैकेनिकल या रटी रटाई नहीं होनी चाहिए। जब कोई स्पीकर किसी स्क्रिप्ट को बस याद करके बोलता है तो उसमें न तो ऊर्जा होती है, न भावना और न ही कोई सच्चाई। लोग मशीनों की आवाज नहीं सुनना चाहते, वो एक इंसान की सजीव आवाज और उसकी सच्ची भावना से जुड़ना चाहते हैं। कार्नेगी एक माँ के उदाहरण से यह बात समझाते हैं कि जब कोई माँ अपने बच्चे को बुलाती है तो वो कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती। उसकी आवाज में डर, प्यार, चिंता और उम्मीद सब कुछ एक साथ झलकता है। यही भाव जब एक वक्ता अपने शब्दों में डालता है तो उसकी डिलीवरी असाधारण हो जाती है। वो ये भी बताते हैं कि अच्छे वक्ता सिर्फ शब्द नहीं बोलते, वो अपने शरीर, आंखों और चेहरे से भी बोलते हैं। चेहरे के हाव भाव, आंखों की चमक, शरीर की गति, ये सब बातों को और ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए एक अच्छी डिलीवरी सिर्फ वॉइस नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व का प्रदर्शन होती है। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप जोश, ईमानदारी और लगन से अपनी बात रखते हैं तो आपकी डिलीवरी अपने आप प्रभावशाली हो जाती है। यही डिलीवरी की सच्ची कला है। चैप्टर 8 प्लेटफॉर्म प्रेजेंस, पर्सनैलिटी इन स्पीकिंग। इस अध्याय में डेल कार्नेगी मंच पर खड़े वक्ता की उपस्थिति यानी प्लेटफॉर्म प्रेजेंस पर गहराई से प्रकाश डालते हैं। वो बताते हैं कि जब कोई वक्ता मंच पर आता है तो उससे पहले कि वो एक शब्द भी बोले, लोग उसके पूरे व्यक्तित्व को पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसका आत्मविश्वास, उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में जो चमक है, ये सब बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाते हैं। कार्नेगी समझाते हैं कि मंच पर आपकी उपस्थिति ही सबसे पहला संदेश देती है। अगर आप डरे, सहमे या असहज लग रहे हैं तो लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपकी चाल में आत्मविश्वास है, आपकी आंखों में ऊर्जा है और आपके चेहरे पर अपनापन है तो श्रोता तुरंत आपसे जुड़ जाते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि प्लेटफॉर्म प्रेजेंस कोई दिखावा नहीं बल्कि आपके अंदर की ईमानदारी और उद्देश्य का प्रतिबिंब होता है। अगर आप मंच पर सिर्फ खुद को बड़ा दिखाने आए हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में बनावटीपन झलकेगा, लेकिन अगर आप वास्तव में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो वो भावना आपकी आंखों, आवाज और व्यवहार से झलकेगी। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक वक्ता के व्यक्तित्व में नम्रता, सच्चाई और दूसरों के लिए चिंता झलकनी चाहिए, तभी लोग आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। इस चैप्टर में वो यह भी समझाते हैं कि वक्ता का पहनावा, उसकी तैयारी, मंच पर खड़े होने का तरीका और यहां तक कि उसकी सांसों की गति भी लोगों पर असर डालती है। कार्नेगी मंच पर बीइंग प्रेजेंट की बात करते हैं, यानी वक्ता का उस क्षण में पूरी तरह से मौजूद होना। जब आप हर पल श्रोताओं की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो एक गहरा संबंध बनता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, आपकी मुस्कान, आपकी जेस्चर्स, ये सब श्रोताओं को सिर्फ सुनने नहीं, महसूस करने का मौका देते हैं। आखिर में वो कहते हैं कि प्लेटफॉर्म प्रेजेंस एक आभा होती है जो हर अच्छे वक्ता के साथ होती है। ये आभा तब पैदा होती है जब वक्ता अपने शब्दों के साथ अपने पूरे अस्तित्व को भी मंच पर लाता है, जब वो नाटक नहीं करता बल्कि खुद को सच्चे दिल से प्रस्तुत करता है। यही वो चीज है जो एक साधारण वक्ता को असाधारण बना देती है। चैप्टर 9 द लिसनर होल्ड्स डीड की डेल कार्नेगी।
इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली सच्चाई को उजागर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो सबसे पहले आपको उनकी बात सुननी होगी। एक असरदार स्पीकर वही होता है जो सिर्फ बोलता नहीं, बल्कि गहराई से सुनता है। इस सुनने की कला में ही छिपी होती है वह की जो लोगों के दिल तक पहुंचने का रास्ता खोलती है। कार्नेगी समझाते हैं कि हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, उसकी भावनाओं को समझे, उसके विचारों की कद्र करे। जब कोई वक्ता अपने श्रोताओं की बातों को ध्यान से सुनता है, उनके चेहरों के हाव भाव, उनकी आंखों की चमक या बेचैनी को समझता है, तब वो भाषण केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहता, वह एक भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। कार्नेगी एक उदाहरण देते हैं कि अगर आप किसी ग्रुप के सामने बोल रहे हैं और आप महसूस करते हैं कि श्रोता असहज हैं, थके हुए हैं या बोर हो रहे हैं, और आप उसी अनुसार अपनी स्पीच के टोन, गति और कंटेंट में बदलाव करते हैं, तो यह आपकी संवेदनशीलता और सुनने की क्षमता को दर्शाता है। ये बातें आपके शब्दों को इंसानी स्पर्श देती हैं, जो तकनीकी परफेक्शन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वह बताते हैं कि लोग उन स्पीकर्स को ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं, न कि केवल उन्हें लेक्चर देने आते हैं। जब कोई वक्ता ये दर्शाता है कि वह श्रोताओं को जानता है, समझता है और उनकी बातों को महत्व देता है, तब वह स्पीकर नहीं बल्कि उनका मित्र बन जाता है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि सुनना एक वक्ता की सबसे बड़ी ताकत है, और जो वक्ता इस ताकत का सही इस्तेमाल करता है, वही सच्चे मायनों में लोगों के दिलों तक पहुंच पाता है। चैप्टर 10 द सीक्रेट ऑफ गुड डिलीवरी। इस अंतिम अध्याय में डेल कार्नेगी उस रहस्य से पर्दा हटाते हैं जो किसी भी स्पीच को सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि यादगार बना देता है, डिलीवरी यानी प्रस्तुति की कला। कार्नेगी कहते हैं कि भले ही आपके पास बेहतरीन कंटेंट हो, लेकिन अगर आपकी डिलीवरी कमजोर है तो वह प्रभाव नहीं पड़ेगा जो आप चाहते हैं। एक अच्छी डिलीवरी का सबसे पहला आधार है नेचुरल होना। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई रटा हुआ भाषण सुना रहे हैं। आपकी बातों में वह अपनापन होना चाहिए, जैसे आप सामने बैठे लोगों से सीधा दिल से बात कर रहे हों। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने विषय के प्रति जेन्युइनली पैशनेट हों। जब आप अपने विचारों के लिए खुद उत्साहित होंगे, तो आपकी आवाज में ऊर्जा, चेहरे पर आत्मविश्वास और बॉडी लैंग्वेज में प्रभाव अपने आप आ जाएगा। कार्नेगी यह भी समझाते हैं कि डिलीवरी केवल आवाज को ऊंचा नीचा करने या हाथ हिलाने की कला नहीं है। यह है हर शब्द को जीना, हर वाक्य में भावना भरना और हर विचार को ऐसा ढंग देना कि वह सीधे श्रोता के दिल तक पहुंच जाए। वह कहते हैं कि एक अच्छा वक्ता अपने पूरे शरीर से बोलता है, आंखों से, चेहरे से, आवाज से, हाथों से। जब आप मंच पर हों, तो आपका पूरा शरीर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, जिसमें हर हरकत आपकी बात को ज्यादा प्रभावी बनाती है। इसके साथ ही कार्नेगी इस बात पर भी जोर देते हैं कि डिलीवरी एक प्रैक्टिस से आने वाली कला है। यह ऐसा हुनर है जो बार बार बोलने से, आईने के सामने अभ्यास करने से, रिकॉर्डिंग सुनने से और फीडबैक लेने से बेहतर होता जाता है। कार्नेगी बताते हैं कि कोई भी वक्ता शुरू में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो अपनी डिलीवरी पर मेहनत करता है, वह धीरे धीरे असाधारण बन जाता है। वे सलाह देते हैं कि जब भी आप स्टेज पर जाएं, तो अपना सारा ध्यान खुद पर नहीं, बल्कि अपने श्रोताओं पर केंद्रित करें। सोचें कि आपको उन्हें क्या देना है, उन्हें क्या महसूस कराना है। जब आप अपने ईगो को एक तरफ रखकर अपने श्रोताओं के लिए बोलते हैं, तब आपकी डिलीवरी में आत्मा आ जाती है। इस अध्याय का सार यही है, अ गुड स्पीच इज नॉट जस्ट सेड, इट इज फेल्ट, और उसे महसूस कराने के लिए दिल से डिलीवरी करनी होती है। चैप्टर 11 द ऑडियंस इज इनविजिबल। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी उस मानसिक भ्रम को तोड़ते हैं जो ज्यादातर लोगों के मन में बैठा होता है कि ऑडियंस उन्हें जज करने के लिए बैठी है। वे बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति मंच पर खड़ा होता है, तो उसका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि वो क्या कह रहा है, बल्कि इस पर होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। यही सोच ही डर को जन्म देती है। लेकिन डेल कार्नेगी यह कहते हैं कि ऑडियंस दरअसल एक अदृश्य शक्ति है, यानी वो केवल उतनी ही शक्ति रखती है जितनी आप उसे देते हैं। अगर आप उसे बहुत बड़ा और डरावना मानते हैं,
तो वह सचमुच आपके आत्मविश्वास को खा जाएगी। लेकिन अगर आप समझ जाएं कि सामने बैठे लोग भी इंसान हैं जो अपनी जिंदगी में तमाम उलझनों से जूझ रहे हैं और केवल आपकी बातों से कुछ राहत या सीख पाना चाहते हैं, तो आप खुद को उनके सामने सहज महसूस करने लगते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि जब आप किसी ऑडियंस के सामने बोलते हैं तो उनमें से ज्यादातर लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अच्छा बोलें, क्योंकि तभी उन्हें भी कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। इसलिए वक्ता को यह समझना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। मंच पर तो वह खड़ा है, लेकिन उसके विचारों को ग्रहण करने वाले श्रोता भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। और जब वक्ता यह समझ लेता है कि सामने बैठे लोग उसकी आलोचना नहीं कर रहे बल्कि उससे जुड़ना चाहते हैं, तो उसकी घबराहट खुद ब खुद कम हो जाती है। इस चैप्टर में कार्नेगी सुझाव देते हैं कि वक्ता को हर बार मंच पर बोलने से पहले यह कल्पना करनी चाहिए कि सामने बैठे लोग उसके मित्र हैं जो उसका समर्थन करने आए हैं। इससे एक मानसिक संबंध बनता है और स्पीच एक संवाद में बदल जाती है, न कि एक तरफा प्रदर्शन में। चैप्टर 12 स्पीकिंग विदाउट फियर। इस अंतिम और बेहद प्रेरक चैप्टर में कार्नेगी हमें एक ऐसे मुकाम तक पहुंचने की राह दिखाते हैं जहां एक वक्ता बोलने से पहले डरता नहीं बल्कि बोलने का उत्सव मनाता है। वो कहते हैं कि किसी भी डर का असली इलाज बार बार उसी डर का सामना करना है। जब तक आप मंच से भागते रहेंगे, मंच आपका डर बना रहेगा। लेकिन जब आप बार बार स्टेज पर खड़े होंगे, अपने अनुभवों से सीखते जाएंगे, तो वही मंच आपका सबसे भरोसेमंद दोस्त बन जाएगा। कार्नेगी इस चैप्टर में कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है जो अचानक आ जाता है। यह निरंतर अभ्यास और समझ का परिणाम है। वो बताते हैं कि अगर आप हर भाषण को एक प्रयोग मान लें, तो आप धीरे धीरे खुद को बेहतर करने लगेंगे। उन्हें इस बात पर भी जोर है कि किसी भी स्पीच की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितने बड़े शब्द बोले, बल्कि इस पर कि आपने कितनी सच्चाई और भावनाओं के साथ अपनी बात कही। वो कहते हैं कि बोलने का असली मकसद सामने वाले को समझाना है ना कि खुद को साबित करना। इसलिए जब वक्ता अपने संदेश को श्रोताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से बोलता है, तो उसका डर खत्म होने लगता है। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप सचमुच अपने विचारों पर विश्वास करते हैं और उनका असर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मंच पर खड़े होना आपके लिए एक बोझ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी लगेगी। और जब आप इस जिम्मेदारी को समझते हैं, तो डर आपसे दूर भागता है। इस चैप्टर के अंत में वो कहते हैं कि स्पीच एक कला है और हर कला अभ्यास मांगती है। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, गलतियों से सीखते रहेंगे और हर अनुभव को आत्मसात करते रहेंगे, तो आप भी उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां बोलना एक सहज और आनंददायक अनुभव बन जाएगा। चैप्टर 13 एडवांस्ड टेक्निक्स फॉर द एक्सपीरियंस्ड स्पीकर। इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक ऐसे मोड़ पर पाठक को लाते हैं जहां पब्लिक स्पीकिंग की बुनियादी बातें पीछे छूट चुकी होती हैं और वक्ता अब मंच पर सहज होने लगा होता है। लेकिन यहीं से असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि अनुभवी वक्ता को केवल आत्मविश्वास से नहीं बल्कि परिपक्वता और निरंतर आत्म सुधार से चलना होता है। कार्नेगी बताते हैं कि बहुत से वक्ता एक स्तर पर आकर ठहर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन यही सोच उनके विकास को रोक देती है। इस अध्याय में एक अनुभवी वक्ता के लिए खास तौर पर 4 बातें बताई गई हैं। पहली, अपनी ऑडियंस को लगातार पढ़ते रहना। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो श्रोताओं के चेहरे पढ़ सके, उनकी ऊब, उत्सुकता, असहमति या मजा लेने की भावना को तुरंत पकड़ सके और उसी समय अपनी स्पीच की दिशा या टोन को बदल सके। दूसरी, अपने कंटेंट को नियमित रूप से अपडेट करते रहना। कार्नेगी कहते हैं कि आप चाहे जितनी भी बार एक विषय पर बोलें, हर बार उसमें कुछ न कुछ नया जोड़ें, चाहे वह कोई उदाहरण हो, कोई कहानी हो या फिर कोई ताजा घटना। तीसरी, बॉडी लैंग्वेज और आवाज में वेरिएशन बनाए रखना। एक मोनोटोनस डिलीवरी ऑडियंस को डिस्कनेक्ट कर सकती है, इसलिए आवाज में उतार चढ़ाव, आंखों से संपर्क और हाथों के जेस्चर्स को एक्टिव बनाए रखना जरूरी है। और चौथी, अपने भीतर स्पीकिंग के प्रति पैशन को जिंदा रखना। यदि वक्ता खुद उत्साहित नहीं है, तो वह श्रोताओं को कैसे उत्साहित करेगा? कार्नेगी
इस अध्याय में बताते हैं कि एक अनुभवी वक्ता को चाहिए कि वह समय समय पर अपनी रिकॉर्डिंग सुने, फीडबैक ले और दूसरे वक्ताओं की स्पीच को ध्यान से सुने और उनका विश्लेषण करे। इसी से वह अपनी ताकत और कमजोरियों को समझ पाएगा। अनुभव के साथ लचीलापन और सीखने की ललक ही एक औसत वक्ता को महान वक्ता बनाती है। चैप्टर 14 रेडी योर स्पीच फॉर रेडियो एंड ब्रॉडकास्टिंग। इस अंतिम अध्याय में डेल कार्नेगी उस दौर की रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया की गहराइयों को छूते हैं जो आज के डिजिटल युग में पॉडकास्टिंग, यूट्यूब वॉइस ओवर और ऑनलाइन स्पीच प्लेटफॉर्म्स में रूपांतरित हो चुकी है। कार्नेगी स्पष्ट करते हैं कि मंच से बोलना और माइक्रोफोन पर बोलना दो अलग अलग कला रूप हैं। एक में श्रोता आपको देखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, आपके जेस्चर्स, लेकिन दूसरे में केवल आपकी आवाज ही सब कुछ होती है और यही आवाज आपके विचारों, भावनाओं और संदेश को जीवंत बनाती है। वह कहते हैं कि जब आप रेडियो पर बोलते हैं तो आपको हर शब्द इस तरह चुनना होता है कि वह आंखों से नहीं, केवल कानों से असर करे। शब्दों की पिच, रफ्तार, विराम और लय, ये सभी बातें श्रोता पर प्रभाव डालती हैं। डेल कार्नेगी इस अध्याय में ये सलाह भी देते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए स्पीच को पहले से रिहर्स किया जाना चाहिए ताकि डिलीवरी बिल्कुल नेचुरल लगे, लेकिन साथ ही ध्यान केंद्रित भी रहे। एक और महत्वपूर्ण बात जो कार्नेगी बताते हैं वो है इमेजिनेशन की ताकत। रेडियो पर बोलते समय वक्ता को ऐसा बोलना चाहिए मानो वह किसी एक व्यक्ति से निजी बातचीत कर रहा हो, जैसे दो दोस्तों के बीच बातचीत हो रही हो। इससे कनेक्शन बनता है और श्रोता खुद को उस संवाद का हिस्सा महसूस करता है। इस अध्याय में डेल कार्नेगी कुछ उदाहरणों और एनेक्डोट्स के जरिए ये भी समझाते हैं कि कैसे सफल रेडियो ब्रॉडकास्टर्स ने अपने बोलने के ढंग से लाखों लोगों का दिल जीता। उन्होंने बताया कि ऑडियंस को अपनी कल्पना में विजुअलाइज करना, उन्हें संबोधित करना और हर शब्द में वार्मथ बनाए रखना, यही वो सूत्र हैं जो एक रेडियो स्पीकर को यादगार बनाते हैं। अंत में कार्नेगी कहते हैं कि चाहे मंच हो या माइक्रोफोन, यदि आपके शब्दों में सच्चाई है, आपकी आवाज में भावना है और आपके इरादों में ईमानदारी है, तो आप हर दिल तक पहुंच सकते हैं। यही एक महान स्पीकर की असली पहचान है। तो साथियों, आपने अभी अभी खत्म की डेल कार्नेगी की लिखी हुई वो किताब, जो न सिर्फ एक किताब है बल्कि हर उस इंसान की आवाज है जो अपने अंदर की झिझक को तोड़कर दुनिया के सामने खुलकर बोलना चाहता है। द क्विक एंड ईजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग। ये कोई भाषण कला की साधारण गाइड नहीं है, ये आत्मा से निकली एक पुकार है हर उस इंसान के लिए जो किसी पंचायत में, किसी क्लासरूम में, किसी दफ्तर की मीटिंग में या फिर किसी मोहल्ले के नुक्कड़ पर खड़ा होकर अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, बिना डरे, पूरे आत्मविश्वास से। किताब हमें सिर्फ शब्दों की ताकत नहीं सिखाती, ये सिखाती है अपनी सोच को सलीके से पेश करना, अपने विचारों को इस तरह रखना कि सामने वाला सिर्फ सुन ही ना ले बल्कि समझे भी और महसूस भी करे। कार्नेगी ने यह साबित किया कि असरदार बोलने के लिए ना बड़ी डिग्रियां चाहिए, ना ही कोई स्टेज, बस चाहिए खुद पर भरोसा, अपने अनुभवों पर विश्वास और थोड़ी सी तैयारी। हर चैप्टर जैसे एक एक गांव, एक एक मोहल्ला, एक एक ऑफिस के कोने से उठी हुई कहानी है। कभी वो वक्त याद आता है जब हम स्कूल की सभा में बोलने से डरते थे या जब किसी इंटरव्यू में अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी क्योंकि शब्द साथ नहीं दे रहे थे। डेल कार्नेगी हर उस पल के साथ खड़ा नजर आता है और कहता है, तुम बोल सकते हो और तुम्हारी आवाज मायने रखती है। अब बात करें हमारे इस हिंदी ऑडियो बुक चैनल की, तो दोस्तों, ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब पेज नहीं, ये हमारे दिल की आवाज है। ये गांव के उस छत पर बैठी दादी की भी कहानी है जो अपने पोते को समझाती है कि बोलना एक कला है। ये शहर के उस लड़के की भी ताकत है जो मेट्रो में जाते हुए अपने सपनों के लिए हर रोज खुद को थोड़ा और बेहतर बनाता है। हमारा ये चैनल आप जैसा है, सादा, सच्चा और जुड़ा हुआ। चाहे आप किसी कस्बे के हो या किसी बड़े शहर के फ्लैट में रहते हो, हमारा मकसद सिर्फ एक है, आप तक किताबों की असली ताकत पहुंचाना। हर शब्द, हर लाइन, हर कहानी को इस तरह सुनाना कि वो आपके दिल को छू जाए, आपको अंदर से बदल दे
और आपके सपनों को एक नई उड़ान दे। अगर आपको ये किताब पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही और कहानियां, ऐसी ही और किताबें जो आपको सोचने पर मजबूर करें और बोलने की ताकत दें, क्योंकि हम मानते हैं हर इंसान में एक वक्ता छुपा होता है, बस उसे जरा सा सहारा चाहिए, थोड़ा सा अपनापन और किताबों की रोशनी। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक बोलिए खुलकर, दिल से और पूरे यकीन के साथ।